हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम बनाएंगे टिक टैक टो। यानी कि हमने अभी तक जो भी सीखा है एंड्रॉइड के अंदर, जैसे प्रीवियस क्लास में हमने बीएमआई बनाया था, बीएमआई ऐप बनाया था जिसमें हमने बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, यानी कि हमने यूजर से लिया उसका वेट केजी के अंदर, देन हाइट ली फीट और इंचेस के अंदर, देन उसको कन्वर्ट किया फीट और इंचेस से मीटर के अंदर, एंड फॉर्मूले में प्लेस किया वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। तो हाइट में चाहिए होता मीटर और वेट में चाहिए होता केजी, तो इसलिए उसका एसआई यूनिट होता है केजी पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा प्रीवियस क्लास में हो गया, जिससे हमने यूजर से कैसे इनपुट लेना है, उसके अकॉर्डिंगली कोई अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके, यानी कोई फॉर्मूले में फिट करके हमको कोई रिजल्ट शो करवाना है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर, तो वो हम कैसे करते हैं वो हमने प्रीवियस क्लास में सीखा। तो आज वाली क्लास में हम एक नॉर्मल सा, एक सिंपल सा ऐप बनाने वाले हैं जिसका नाम है टिक टैक टो। टिक टैक टो गेम आपने सभी ने खेला होगा। 3x3 का एक ब्लॉक होता है जिसमें 9 मूव्स होती है। 9 मूव्स इन द सेंस कि टोटल 9 मूव्स होती है, उसमें एक जने की 5 मूव होती है और सेकंड जो मूव करता है उसकी 4 मूव्स होती है। अब उसमें करना क्या होता है, उसमें ये करना होता है कि जो पहले अपना कोई पेयर बना देता है, पेयर का मतलब हो गया 3 हॉरिजॉन्टल्स और 3 वर्टिकल्स और 2 डायगोनल्स, ये 8 तरह की कंडीशंस होती है। उसमें कोई भी अपने 3 पेयर बना देता है, यानी कि जो गेम प्ले किया जाता है वो यूजर के नेम से भी हो सकता है, यानी कि यूजर का जो फर्स्ट नेम है एंड देन जो सेकंड यूजर है उसका जो फर्स्ट नेम है उससे भी हो सकता है, या फिर एक्सओ में भी खेला जाता है इसलिए इसका नाम एक्सओ भी होता है। ठीक है, या फिर आप इमेज के ऊपर भी खेल सकते हो। 2 इमेजेस ले ली टॉम एंड जेरी की, टॉम वाला पहला यूजर हो गया और जेरी वाला सेकंड यूजर हो गया। तो हम पेयर बनाने हैं, जैसे कि 3 एक्स अगर हॉरिजॉन्टली बन गए, ऐसे जो फर्स्ट प्लेयर है वो एक्स प्लेयर है, तो 3 एक्स अगर उसके हॉरिजॉन्टली बन गए पहले, या फिर 3 वर्टिकल में से कोई भी एक बन गया, या फिर 2 डायगोनल में से कोई पहले बन गया, तो विनर कौन हो जाएगा? एक्स। वही अगर 0 बन जाता है पहले, तो 0 विनर होगा। ठीक है, तो इसी गेम प्ले को हम हमारे एंड्रॉइड ऐप के अंदर इंटीग्रेट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कैसे हम इस चीज को बना सकते हैं एंड्रॉइड ऐप के अंदर। तो चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के। उससे पहले मैं आपको ले जाता हूँ गेम फ्लो के अंदर, ताकि जिनको टिक टैक टो के बारे में नॉलेज नहीं है वो उनको एक बेसिक आइडिया हो जाए, या फिर जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपके माइंड में क्लिक नहीं कर रहा है, तो मैं आपको एक गेम प्ले करवा के दिखाता हूँ कि ये हमारा गेम होता है, ऐसा होता है और इसको हमको एंड्रॉइड ऐप में बनाना है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट मूव है, जो फर्स्ट प्लेयर है वो एक्स है और सेकंड प्लेयर जो है वो ओ है। ठीक है, तो आप मतलब यहाँ पे मैं गूगल के ऊपर प्ले कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मैं कौन सा सेकंड प्लेयर हूँ या फर्स्ट प्लेयर हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने सेलेक्ट कर दिया कि मैंने चूज किया यहाँ पे मैं सेकंड प्लेयर हूँ, यानी कि मैं सेकंड मूव करूंगा और वो हूँ 0। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ आपको बॉक्स दिख रहा है, ये इसका एक पैटर्न होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 9 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मूव्स की जा सकती है इन टोटल, और जो पहले चलाता है उसको 5 मूव्स मिलती है, जो सेकंड चलाता है उसको 4 मूव्स मिलती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। तो यहाँ देख सकते हो थर्ड मूव ऑटोमेटिकली यहाँ पे आया है, देन मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ। अब देखो यहाँ इसका पैटर्न बन रहा है, अब यहाँ पे भी देखो इसका पैटर्न बन रहा है, तो अगर मैं यहाँ करूंगा तो ये देखो विनर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये गेम खेला जाता है। वापस एक बार गेम खेलते हैं। तो अब मैं फर्स्ट मूव करता हूँ, यहाँ मैंने प्लेस कर दिया, फिर एक मूव करता हूँ, यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया, एक मूव करता हूँ, यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। तो यहाँ देखो इसने मूव कर दिया। अब मेरे पास एक ऑप्शन है कि यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, और यहाँ पे जैसे मैं एक्स को प्लेस करूंगा तो एक पेयर बन जाएगा हॉरिजॉन्टल, और ये एक वैलिड पेयर है और इसलिए ही मैं इस गेम को जीत जाऊंगा। तो ये मैं गेम जीत गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये गेम होता है और इस तरीके से इसको खेला जाता है। तो यही सेम गेम फ्लो अपन को अपने ऐप में बनाना है, एकदम बेसिक लेवल का। ये हम डिजाइनिंग वाइज नहीं जा रहे हैं, अभी हम इसका लॉजिक सीख रहे हैं कि एक्चुअल में इस बैकग्राउंड में इसका जो लॉजिक है वो हमको लगाना आ जाए हमारी ऐप के अंदर, तो हम इसको और यूआई वाइज आगे और इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन लॉजिक सेम रहेगा, यहाँ पे भी वही लॉजिक है, आप कहीं पे भी कोई दूसरे प्लेटफॉर्म में भी जाओगे तो वही लॉजिक रहने वाला है। बस जो यूआई है वो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो वो ऑटोमेटिकली जैसे-जैसे आपको यूआई के कंपोनेंट्स और डिस्कवर करते जाओगे इस एंड्रॉइड के कोर्स में, वैसे-वैसे आप इसकी यूआई को और इम्प्रूव करते जाओगे। ठीक है? तो चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ मैंने प्रोजेक्ट बना रखा है, जिसमें हम सिंपल सा टिक-टैक-टो की प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। तो सीधा चलते हैं, पहले डिज़ाइन बना लेते हैं। ठीक है? तो डिज़ाइन आपने देखा कि 9 ब्लॉक्स होते हैं। आप ये इमेज ले सकते हैं बैकग्राउंड के लिए, बट अभी मैं यूआई के ऊपर नहीं जा रहा हूँ फोकस, अभी मेरा फोकस किसके ऊपर है? लॉजिक पार्ट के ऊपर। ठीक है? तो मैं एक सिंपल सी डमी यूआई बना देता हूँ, जिसके ऊपर क्लिक करने पे यूज़र या तो एक्स प्रिंट कर पाएगा या 0 प्रिंट कर पाएगा। उसके बाद गेम फ्लो हम आगे लॉजिक लगाएँगे कि भई अगर इनमें से कोई पेयर 8 कंडीशंस होती है, इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है किसी के लिए भी, तो वो विनर बन जाएगा। ठीक है? अब देखो, मैं यहाँ पे ग्रिड लेआउट लेने वाला हूँ। क्यों लेने वाला हूँ उसका रीज़न है, अभी तक हम लीनियर ले रहे थे, रिलेटिव ले रहे थे। तो ये जो आपकी डिज़ाइन है 3 बाय 3 की, ये मेरे को लीनियर से भी मैं बना सकता हूँ और रिलेटिव लेआउट लेके भी मैं बना सकता हूँ। लेकिन जो मेरा टाइम है वो सबसे कम किसमें लगेगा? ग्रिड लेआउट के अंदर।
क्योंकि ग्रिड लेआउट बना ही इसलिए है कि जब भी आपको रो कॉलम की फॉर्मेट की टाइप की जरूरत हो तब आप किसको यूज करो, ग्रिड लेआउट को यूज करो। नाम से समझ में आ रहा है ना ग्रिड, तो ग्रिड जहां पे भी आपको दिखे, यानी कि जहां पे भी आपको रो कॉलम का यूज आए वहां पे आप ग्रिड को यूज कर सकते हो। तो यहाँ मैं इसको करने वाला हूँ रैप रैप, और यहाँ होता है कॉलम काउंट एंड रो काउंट। तो कॉलम काउंट में दे देता हूँ 3, रो काउंट में दे देता हूँ 3। तभी मैं आपको बताऊंगा कि रो काउंट का इतना इंपैक्ट होता नहीं जितना कॉलम काउंट का होता है, क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट जो होता है पैटर्न वो ऐसे चलता है। ठीक है, तो रोज कितनी भी उससे इंपैक्ट नहीं है, मेन इंपैक्ट किस पे, कॉलम्स पे, कि किसके बाद में नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होनी चाहिए। तो फ्लो इसका ऐसे चलता है ऐसे। तो इसलिए कॉलम का जो काउंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने कॉलम के काउंट के बाद में नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसका आइडिया हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे रो काउंट और कॉलम काउंट दोनों ही 3-3 दे रखे हैं, क्योंकि हमारा जो ब्लॉक है वो 3x3 का है। ठीक है, 9 ब्लॉक्स होंगे। यहाँ देखो मैंने गलती से इसको यहाँ क्लोज कर दिया, इसको यहाँ क्लोज नहीं करना, क्योंकि इसके जो चाइल्ड है वो इसके अंदर आएंगे ना, ग्रिड लेआउट के अंदर हमको हमारे जो बटन है वो मेंशन करने। तो यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, बटन बनाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को कितने चाहिए, 9 बटन चाहिए। तो बटन, अब देखो यहाँ अभी तक हमने जितनी बार भी व्यू को लिया है तो हमेशा रिक्वायर्ड रहता है कि हमको एक विड्थ और हाइट देनी ही पड़ती है, नहीं देते तो एरर आती है। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, अगर आप नहीं भी दोगे तब भी चलेगा। क्यों चलेगा ऐसा, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलम और रो काउंट दे रखा है, तो वो स्पेसिफाइड है कि जो उसकी बाय डिफॉल्ट साइज होगी वो ये ले लेगा। और क्योंकि बटन की डिफॉल्ट साइज होती है तो आप राइट हैंड साइड में देख सकते हो उसकी डिफॉल्ट साइज आ चुकी है। ठीक है, ऐसे मेरे को कितने बटन बनाने, 9 बटन बनाने। अब देखना कॉन्सेप्ट, यहाँ पे मैंने फर्स्ट बटन लिया, पेस्ट किया, एक और बटन आ गया। आप राइट हैंड साइड में देख सकते हो कि एक और बटन आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ मैंने 2 बटन्स बना दिए। ठीक है, अब ऐसे ही मैं एक और बटन बनाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ देखो 3 बटन्स बन चुके हैं। अब जो फोर्थ बटन है वो आप देखना ऑटोमेटिकली कहाँ चला गया है, नीचे की तरफ। कैसे चला गया, क्योंकि कॉलम काउंट कितने दे रखे मैंने 3। अब यहाँ देखो, अगर मैंने कॉलम काउंट 4 कर दिया तो ये चौथा जो बटन है वो भी ऊपर आ जाएगा। तो अब आपको ग्रिड लेआउट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर मैंने इसको 2 कर दिया तो आप देखो ये 2 बटन के बाद ही दोनों बटन नीचे आ गए। समझ में? अगर मैंने इसको 1 कर दिया तो अगर कॉलम काउंट 1 है तो ये एज इट इज रिएक्ट करेगा जैसा आपका जो लीनियर लेआउट काम करता है जब हमने उसको ओरिएंटेशन क्या दे रखा होता है, वर्टिकल। तो आप देख सकते हो अगर मैंने कॉलम काउंट 1 दिया ग्रिड लेआउट के अंदर तो जो लीनियर लेआउट का काम होता है वही सेम काम होगा। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे 3x3 का देना है, इसलिए मैंने यहाँ कॉलम काउंट जो है वो 3 कर रखा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मल्टीपल्स बटन बनाता रहता हूँ। तो एक्चुअल में बटन कितने होंगे, 3x3 के रेशियो में 9 बटन होंगे, तो यहाँ 9 बटन मेरे को मेंशन करने पड़ेंगे। तो 3 6 बन चुके हैं, ये 7th बटन, 8th बटन, और फाइनली मेरा 9th बटन भी आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ 9 बटन आ चुके हैं। अभी मैं आपको एक चीज बताने वाला था कि रो काउंट का इतना इंपैक्ट नहीं होता। तो आप यहाँ देखना कि जैसे ही मैं यहाँ पे अगर और मल्टीपल बटन बनाता हूँ, जैसे कि कॉलम काउंट में क्या होता है कि 3 के बाद में ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे स्विच हो गए थे सारे बटन, बट क्योंकि इसकी जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है वो ऐसे चलती है, इसीलिए रो काउंट का कोई इंपैक्ट नहीं है। यहाँ रो काउंट 3 जरूर दे रखा है, दैट मीन्स होना क्या चाहिए, रो 3 ही होनी चाहिए, चौथी रो होनी नहीं चाहिए। बट हम उस चीज को लिमिट नहीं कर सकते, यानी कि ग्रिड लेआउट में ये नहीं है कि आप उस चीज को लिमिट कर सकते हो। अगर आप कॉलम की भी बात करोगे तो वो रोकता नहीं है आपको, जो नेक्स्ट आप कोई भी चीज दे रहे हो उस कॉलम के बाद नीचे आने स्टार्ट हो जाती है। तो जो ग्रिड पैटर्न में है वो रो काउंट का जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ा कम हो जाता है। अगर मैं यही चीज अगर यहाँ पे आपको बताता हूँ कि मैंने और बटन भी बनाए, तो देखो नीचे की तरफ और बटन आते जा रहे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस किसकी है, कॉलम काउंट की। तो आप रो काउंट दो चाहे मत दो, इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमको मेन चीज क्या चाहिए, ग्रिड जब भी हम बना रहे हैं, पैटर्न तो ऐसे ही चल रहा है ना एक के नीचे एक, बट हम क्या चाहते हैं कि ये जो चीज है यहाँ लिमिट हो जाए, कि भाई 3 व्यूज के बाद में ऑटोमेटिकली नीचे व्यूज आना स्टार्ट हो जाए, फिर वापस नीचे आना स्टार्ट हो जाए, फिर वापस नीचे आना स्टार्ट हो जाए। इसीलिए रो काउंट का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। मेन सेंस किसका है, मेन इंपॉर्टेंस किसकी है, कॉलम काउंट की। ठीक है, तो अभी जो मैंने एडिशनल बटन ऐड किए थे वो मैं हटा देता हूँ। मेरे को 9 बटन चाहिए, 9 बटन मैंने बना लिए। थोड़ी सी स्पेसिंग देनी चाहिए मेरे को यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि काफी ज्यादा बटन जो है वो चिपक गए। तो थोड़ा स्पेस देने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, हर एक बटन को मार्जिन लेफ्ट दे सकता हूँ। तो मार्जिन लेफ्ट हर एक बटन को ना देके हम किसको देंगे, सेकंड, थर्ड को, फिर फिफ्थ, सिक्स्थ को, एंड 8 9 को। ठीक है, तो मैंने एक बटन को और, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो स्टार्टिंग वाले बटन उनमें आप नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो एक सिंपल सी डिजाइन मैंने यहाँ पे बना दी है। अब यहाँ पे और इसको जूम करके मैं दिखा देता हूँ। एक सिंपल सी डिजाइन बना दी, और ये डिजाइन अगर मैं लीनियर रिलेटिव से बनाता तो कहीं ज्यादा टाइम लग जाता, इजीली मैंने ग्रिड लेआउट से बना दी।
ठीक है? अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे लीनियर लेआउट के अंदर जाके इसको ग्रेविटी सेंटर कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ग्रेविटी सेंटर में दिखे, यानी एकदम सेंटर में ये जो हमारा ग्रिड लेआउट है वो दिखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लीनियर लेआउट के अंदर ग्रेविटी सेट कर दी सेंटर, तो जो भी उसके चाइल्ड है और चाइल्ड कौन है, एक ही ग्रिड लेआउट, वो यहाँ पे शो हो गया। ठीक है? और इन सारे बटन का रन टाइम पे काम भी आने वाला है। ठीक है? इनके क्लिक पे हम एक्स प्लेस करेंगे या 0 प्लेस करेंगे, तो ये सारी चीजें रन टाइम में भी काम आने वाली है। इन सारी बटन की आईडी देना भी जरूरी है। तो यहाँ जाते हैं और इनकी आईडीज दे देते हैं, BTN1। देखो मैं यहाँ पे नंबरिंग जो कर रहा हूँ ना 1 2 3 क्यों कर रहा हूँ, उसका रीजन है क्योंकि जब हम कंडीशंस लगाएंगे कि हमारी जो 8 कंडीशन है वो कौन सी रहेगी, 1 2 3 इनके बीच में, देन 4 5 6, देन 7 8 9। तो जब मैं कोड लिखूँ तो मेरे लिए आसानी हो जाए, क्योंकि अगर मेरे पास में नंबर होगा, मतलब मैं इनके वेरिएबल्स कुछ भी दे सकता हूँ, आईडी कुछ भी दे सकता हूँ, बट अगर मैं ABCD से करूँ या 1 2 3 से करूँ तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा कंडीशन लगाना। मेरे को बार बार जाके देखना नहीं पड़ेगा कि इसकी आईडी क्या है। मेरे को पता होगा इसके लिए मैंने 1 दिए रखा है, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, इसके लिए 6 एंड इसके लिए 7 8 एंड 9। ठीक है? आप ऐसे भी दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या फिर आप ABCD भी लगा सकते हैं। ठीक है? बस आपके लिए ईजी हो जाए जब आप कंडीशन लगा रहे हो तब। तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, तो पहली की आईडी मैंने button1 दे दी है, ऐसे ही मैं सारी बटन्स की आईडीज जो है वो BTN2, देन BTN, देन ID BTN3 एंड सो ऑन। ठीक है? तो इस तरीके से मैंने सारे बटन्स को आईडी दे दी है। जो हमारा डिज़ाइन वाला काम है वो तो हो चुका है, अब चलते हैं हम मेन एक्टिविटी के अंदर जहाँ हमको लॉजिक पार्ट लगाना है। तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, हमने जो 9 बटन्स लिए हैं उनकी हम आईडी फाइंड कर देते हैं। तो BTN1, BTN2, BTN3, BTN4, तो यहाँ 9 के 9 बटन्स की मैंने वेरिएबल ले रखे हैं, और जैसे ही हम इस लाइन से कनेक्ट होते हैं, सेट कंटेंट व्यू जो लाइन आती है उसके बाद हम इनकी आईडीज फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं क्या करना हूँ, सिंपल सा एक इनिट मेथड बनाता हूँ। देखो आपको कोई भी मेथड बनाना है तो आप जाके बना सकते हैं, या फिर उस मेथड को लिख के ऑल्ट प्लस एंटर करें और ये खुद ही आपको ऑप्शन दे देता है क्रिएट मेथड, तो ऐसे मेथड भी आपका क्रिएट हो जाएगा। बट अगर आप सीख रहे हैं और इनिशियल फेज में, तो आप खुद से लिखें, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है? तो आप ये चीज़ जो है वो खुद से लिखें, ऐसे शॉर्टकट्स को ना यूज़ करें। अब हम इनिट इनिट मेथड मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैं यहाँ पे 9 बटन्स की आईडी फाइंड करने वाला हूँ। तो 9 लाइन का जो कोड है वो मैं वहाँ ना लिख के एक अलग से मेथड में भी लिख सकता हूँ। और इसको इनिट मेथड से क्यों बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इनिशियलाइज़ेशन कर रहे हैं। सारे जो मैंने व्यूज़ लिए हैं उनको हम एक आईडी से इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं इस मेथड का नाम इनिट रखता हूँ, और कुछ भी XYZ जो भी आपको नाम रखना है वो आप रख सकते हो। देन btn1 इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.btn1। ऐसे ही आपको सारे बटन्स की आईडीज़ जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है? तो यहाँ मैंने सारी बटन्स की आईडीज़ जो है वो फाइंड कर दी है और उनको प्लेस कर दिया उनके रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो चलता है कि अब हमने डिज़ाइन बना ली, आईडीज़ फाइंड कर ली, अब जो गेम है वो कैसे प्रोग्रेस करवाना है वो हम देखने वाले हैं। तो एक्चुअल में हम देखेंगे कि जब प्रोसेस गेम का स्टार्ट होता है तो क्या होता है? तो एक्चुअल में यूज़र क्या करेगा, इन बटन्स के ऊपर क्लिक करेगा। तो पहली चीज़ तो हमको ये देखनी है कि जब यूज़र इन 9 के 9 बटन में से किसी पे भी क्लिक करे, तो उस बटन के ऊपर या तो एक्स प्रिंट हो जाए या ओ प्रिंट हो जाए, या 0 कह सकते हैं हम उसको, एक्स या तो एक्स आ जाए उसके ऊपर या 0 आ जाए उसके ऊपर। ठीक है? तो पहला काम तो हमारा ये रहने वाला है। दूसरा काम क्या रहने वाला है, हमको सारे बटन से वैल्यू गेट करवानी है। अब वो क्यों करवानी है, उसका रीज़न क्या है कि जो थर्ड हमारा जो पार्ट रहेगा वो ये रहेगा कि हमको कंडीशंस लगानी है। हमको चेक भी तो करना है कि कोई पेयर बना कि नहीं बना। तो पेयर को चेक करने के लिए हमको सब बटन से वैल्यूज़ चाहिए, उनको हम कंपेयर करवाएँगे, और कंपेयर करवाने के बाद हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि भई कौन जीता और कौन पर्टिकुलर रो पे जीता या कॉलम पे जीता। ठीक है? तो सबसे पहला काम तो मेरे को क्या करवाना है, एक्स और ओ प्रिंट करवाना है, एक्स और 0 प्रिंट करवाना है, देन सारे वैल्यूज़ लेने हैं और फिर कंडीशन चेक करवानी है। तो अगर हम यहाँ देखें तो सारे बटन पे जो काम होने वाला है ना, कुछ एक जैसा ही होने वाला है। ऐसा नहीं कि इस बटन में कुछ अलग काम हो रहा है, इस बटन में कुछ अलग काम हो रहा है। सब पे एक जैसा हो रहा है। किसी पे भी आप क्लिक करोगे तो या तो उस पे एक्स प्रिंट होगा या 0 प्रिंट होगा, और फिर कंडीशन चेक होगी सारी वैल्यूज़ लेके। तो एंड्रॉइड कहता है कि जब भी एक से ज़्यादा बटन के ऊपर आपको एक जैसा ही काम करवाना है, तो आप एक ऑन क्लिक एट्रिब्यूट होता है उसका आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक ऑन क्लिक एट्रिब्यूट दिखता है।
ऑन क्लिक। अब यहाँ पे आपको एक मेथड बनाना पड़ेगा किसके अंदर, जावा के अंदर। तो अभी तक हमको क्या करना पड़ता है कि भाई 9 बटन है तो 9 अलग-अलग आपको क्या बनाने पड़ते थे, 9 अलग-अलग ऑन क्लिक लिस्टर बनाने पड़ते थे। और अगर डिफरेंट काम है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि एक सिमिलैरिटी है सारे 9 के 9 बटन्स के ऊपर, कि एक जैसा ही काम हो रहा है उनके ऊपर। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, एक सिंपल सा एक मेथड बनाऊँगा और उस मेथड को हम उन ऑन क्लिक एट्रिब्यूट से कॉल करेंगे। तो ये तरीके से भी आप काम कर सकते हो ऑन क्लिक के लिए। जब आपके एक से ज़्यादा बटन के ऊपर एक जैसा काम हो रहा हो, तब आप इस चीज़ को यूज़ करेंगे। ठीक है? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक अलग से मेथड बनाना है और मेथड कैसा बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कोई भी बटन लेते हैं तो बटन 1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर ऐसे ही कुछ अपन कोड लिखते हैं और जैसे ही हम उसका ऑन क्लिक मेथड इंप्लीमेंट करते हैं तो कुछ ऐसा उसका मेथड का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है? तो हमको भी कुछ पर्टिकुलर इस तरीके स्ट्रक्चर का ही एक मेथड बनाना पड़ेगा जिसका नाम हम दे सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर इस पर्टिकुलर टाइप का ही होना चाहिए। और हम क्या करेंगे, उस ऑन क्लिक मेथड से उसको कॉल करेंगे। ठीक है? क्योंकि वो क्या करेगा, हमारे इस पर्टिकुलर मेथड को भी ओवरराइड कर देगा। यानी कि जो हमने मेथड वहां प्रोवाइड करा है वो मेथड फिर रन टाइम में क्लिक के ऊपर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है? तो हमको इसी पर्टिकुलर टाइप का मेथड बनाना पड़ेगा। तो टाइप का मतलब क्या हो गया कि स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि आप यहाँ पे एक पब्लिक रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, उसका वॉइड होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी वॉइड था। अब यहाँ पे आप चेक दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो, नाम आपकी मर्जी का हो सकता है, ज़रूरी नहीं आपको क्लिक लिखना है। लेकिन एक और चीज़ जो यहाँ मेंशन करनी है वो ये है कि ब्रैकेट में देखो यहाँ पे जो पैरामीटर है उसमें एक वेरिएबल व्यू मेंशन्ड है यहाँ पे, मतलब व्यू मिलता है। जब भी आप इस बटन पे क्लिक करते हो तो उस पर्टिकुलर बटन का जो व्यू का रेफरेंस है वो आपको पूरा का पूरा इस व्यू वी वेरिएबल में आपको मिल जाता है। तो वही चीज़ जब आप बटन भी तो क्लिक लगा रहे हो बट तरीका अलग है, तो व्यू तो तब भी सेंड होगा। तो आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे भी आपको व्यू को हैंडल करना पड़ेगा। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ नाम वी दे सकते हैं, VEW दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आपको व्यू को हैंडल करना पड़ेगा उस मेथड के अंदर। तो आप देख सकते हैं दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा ही है, मिलता-जुलता ही है, बस नाम हमने चेंज कर दिया है, क्योंकि अब ये मेथड काम नहीं आएगा, ये वाला मेथड काम नहीं आएगा। अब कौन-सा आएगा, जो मैंने मेथड बनाया है। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा कि आप एक जगह कोड लिख रहे हो, एक मेथड में कोड लिख रहे हो और सारे के सारे बटन के ऊपर उस मेथड को एग्ज़ीक्यूट करवा सकते हो। ठीक है? तो अब मैं चलता हूँ वहाँ पे मेन एक्टिविटी के अंदर और यहाँ पे जैसे मैं कंट्रोल स्पेस करूँगा ना, अभी जब हमने ऑन क्लिक एट्रिब्यूट लिखा था, तो यहाँ पे नो सजेशंस आ रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने वहाँ मेथड बनाया और क्योंकि वो व्यू को हैंडल करता है, तो वो सारे मेथड जो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जैसे हैं, ऑन क्लिक वाले स्ट्रक्चर जैसे हैं, तो वो सब यहाँ पे शो होने लग जाएँगे। क्योंकि हमारे क्लास के अंदर एक ही मेथड ऐसा है, तो एक ही शो हो रहा है। ठीक है? और ये सारे बटन के ऊपर मेरे को लगाना है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इन सारे बटन्स के ऊपर ये ऑन क्लिक मेथड लगा देता हूँ। ठीक है? तो यहाँ मैंने सारे के सारे बटन्स के ऊपर ऑन क्लिक एट्रिब्यूट लगाया और उसके अंदर जो चेक मेथड है ये मैंने प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे भी अगर आप कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, तो सीधा ये आपको नेविगेट करेगा इस मेथड के अंदर। और आप देख सकते हैं कि पहले ये आपको अनहाइलाइटेड दिख रहा था क्योंकि ये कहीं से कॉल नहीं हो रहा था। अब ये कॉल हो रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। वही केस वेरिएबल के अंदर भी होता है, जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हो और उसको कहीं कॉल नहीं करते हो, उस वैल्यू असाइन नहीं करते हो, तो ग्रेइश कलर में आता है और जैसे ही उसको कॉलिंग मिल जाती है, तो वो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि कॉलिंग जो है वो हमारी परफेक्टली हो चुकी है। 9 के 9 बटन से, मतलब जो भी 9 बटन्स हैं उनके ऊपर जब भी क्लिक होगा, तो ये जो मेथड हमने बनाया है ये एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। अब जो भी हमको काम करना है, वो जो 3 स्टेप मैंने आपको बताए हैं, वो तीनों स्टेप हमको यहाँ लिखने हैं। पहला स्टेप क्या है, एक्स और ओ प्रिंट करवाना है, जब भी क्लिक हो। उसके बाद में हमको सारी वैल्यूज़ गेट करनी है और तीसरा क्या करना है, हमको उनके ऊपर कंडीशन लगानी है। चलते हैं सीधा यहाँ पे, सबसे पहला काम जो है वो आपको एक्स ओ प्रिंट करने का है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब पहली बार यूज़र क्लिक करेगा तब तो एक्स आना चाहिए, दूसरी बार जब करे तब ओ आना चाहिए, तीसरी बार करे तो एक्स आना चाहिए, चौथी बार करे तो ओ आना चाहिए, इस पैटर्न में चलता रहना चाहिए। ठीक है? आप कन्फ्यूज़ ना होना, ओ और 0 एक ही रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है? ओ या कभी-कभार मैं ओ बोल देता हूँ या इसको 0 बोल देता हूँ, दैट मीन्स एक ही चीज़ है वो। ठीक है? तो कभी फर्स्ट टाइम आपको एक्स करवाना है और सेकंड टाइम आपको ओ प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हमको यहाँ एक कंडीशन लगानी पड़ेगी जिससे कि हम ये आइडेंटिफ़ाई कर सकें, ये उसका फर्स्ट मूव है, थर्ड मूव है, फिफ्थ मूव है, सेवेंथ मूव है, ऐसे हमको अलग-अलग कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्योंकि जो आपके ऑड होंगे, ऑड इन द सेंस द फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये आपके हम एक्स के लिए रख देते हैं और जो इवन मूव्स होंगे वो ओ के लिए हो जाएँगे। ठीक है? तो हम पहला तरीका ये यूज़ कर सकते हैं, ऑड इवन वाला एक काउंटर लेंगे। जैसे ही पहली बार बटन पे क्लिक होता है तो काउंट को प्लस प्लस करवाएँगे, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 1 हो जाएगी। अब जब 1 हो गया है तब हम क्या करवाएँगे, एक्स प्रिंट करवा देंगे। अब जब नेक्स्ट टाइम क्लिक होगा तो काउंट की वैल्यू फिर से प्लस प्लस होगी, अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या हो गया, इवन, तो इवन पे हम 0 करवा देंगे। फिर थर्ड टाइम जब क्लिक होगा तब क्या होगा,
काउंट की वैल्यू फिर से प्लस प्लस होगी, अब 3 हो जाएगा। अब 3 होने पे क्या होना चाहिए, ऑड हो गया है, तो ऑड होने पे वापस एक्स प्रिंट हो जाएगा। मतलब कहीं पे भी फर्स्ट टाइम जब भी क्लिक करेगा तो एक्स आएगा, सेकंड टाइम करेगा तो ओ आएगा, सेकंड कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है? तो वो सारी चीजें भी आप कर सकते हो। और एक और इजी तरीका मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, उसमें हम क्या करेंगे, एक इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं, इंट फ्लैग, इसकी वैल्यू कर देता हूँ मैं 0 डिफॉल्ट, ठीक है? अब यहाँ देखना, अब इस लॉजिक को समझना, मैं कंडीशन लगा रहा हूँ इफ फ्लैग इज इक्वल्स टू 0, अगर फ्लैग 0 है। अब आप ये देखना, जब पहली बार किसी बटन पे क्लिक होगा तो फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी, क्योंकि यहाँ मैंने 0 दे रखा है, ठीक है? तो फ्लैग की वैल्यू 0 है, तो ये वाला जो इफ कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगा जब भी कोई बटन पे फर्स्ट टाइम क्लिक होता है। तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, उस बटन के ऊपर मैं एक्स सेट करने वाला हूँ। अब क्वेश्चन आता है कि अब हमको भी तो नहीं पता रन टाइम में किन इन 9 में से कौन से बटन पे क्लिक हुआ है, क्योंकि यहाँ तो हमने क्या करा है, 9 के 9 बटन से इस मेथड को कॉल कर दिया है, तो हमको ये नहीं पता कि किस बटन से क्लिक हो क्या है, ठीक है? तो हम यहाँ पे ये जो व्यू में आपको मिल रहा है, इससे उस पर्टिकुलर बटन का रेफरेंस भी आपको मिलता है, कि किस बटन से क्लिक हुआ है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सिंपल सा एक काम करने वाले हैं, एक बटन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, इसको मैं नाम दे देता हूँ बटन करंट। इसका मतलब क्या है कि 9 में से जिस पे अभी यूजर ने टैप किया है और इस मेथड को कॉल किया है, वो बटन कौन सा है, वो इस बटन करंट में हम ले आएंगे, ठीक है? कैसे लाएंगे, व्यू को प्लेस करके। तो मैं व्यू डायरेक्टली तो प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि कंपाइलर क्या सोच रहा है, इधर तो क्या आप दे रहे हो, व्यू दे रहे हो, इधर क्या चाहिए, बटन चाहिए, तो ये डायरेक्टली इक्वल तो है नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे टाइप कास्ट कर देते हैं बटन। इसका मतलब क्या है कि ये चीज क्या कर रही है, कंपाइल टाइम के लिए इस व्यू को बटन में टाइप कास्ट कर रही है और इसमें प्लेस कर रही है। अगर मैं रियल टाइम की बात करूं तो रियल टाइम में जो व्यू का रेफरेंस है वो किसी बटन क्लास का ही तो है, तो अगर ये टाइपकास्ट भी होगा तो कोई एरर नहीं आएगी और इस बटन में मिल जाएगा। तो ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी हमको, जब हमको पता है कि वहां बटन ही है। तो ये हमारे कंपाइलर को नहीं पता, ना इस चेक मेथड को पता है अभी के लिए, अभी तो सिर्फ हमने लिखा है यहाँ पे। एग्जीक्यूशन तो रन टाइम पे होगा, एग्जीक्यूशन मतलब कि जब हम रन टाइम इस कोड को चलाएंगे, इस प्रोजेक्ट को चलाएंगे, तब ये कनेक्टिविटी होगी, तब हम इस यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो ये चेक जो मेथड है ये कॉल होगा और ये बटन के व्यू को ले जाएगा इस व्यू के अंदर। तब उसको एक्चुअल में पता चलेगा कि जो व्यू आया एक बटन क्लास का ही है, तो ये टाइप कास्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अभी कंपाइल टाइम में ये एरर जरूर देगा, क्योंकि इधर तो व्यू क्लास है और भेज किस में रहे हो आप, बटन क्लास के अंदर, तो इसलिए प्रॉब्लम आई। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, टाइप कास्ट कर दिया बटन क्लास से। हाँ, प्रॉब्लम ये क्रिएट जरूर हो सकती है कि अगर आप जैसे ये जो ऑन क्लिक मेथड, इसमें आप चेक मेथड को कॉल कर रहे हो कि आप सारी बटन क्लास से कर रहे हो, तो कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ बटन की जगह टेक्स्ट टू लिख देते हो, मतलब टेक्स्ट व्यू से भी आप ऑन क्लिक के अंदर चेक मेथड को कॉल कर देते हो, तो क्या होगा, अभी तो कोई एरर नहीं आएगी, अभी कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी पता ही नहीं चल रहा ना, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ सेटअप कर रहा है, रन टाइम में एग्जीक्यूट होगा। तो हमने वहां टेक्स्ट व्यू लिया, टेक्स्ट व्यू के ऊपर जब क्लिक होगा तो यहाँ पे व्यू में क्या मिलेगा, टेक्स्ट व्यू क्लास का रेफरेंस मिलेगा। अब टेक्स्ट व्यू क्लास को जब हम बटन में टाइपकास्ट करने की कोशिश करेंगे, तब यहाँ पे क्या हो जाएगी, एरर आ जाएगी। जब भी आप टाइपकास्ट कर रहे हो तो आपको ये चीज का पता होना चाहिए कि यहाँ जो व्यू मिलेगा वो बटन क्लास का ही मिलेगा, तभी हम ये चीज सेफ श्योर कर सकते हैं, ठीक है? तो हमने यहाँ देखा कि हमने जितने भी व्यूज लिए हैं वो सारे बटन क्लास के, बटन ही लिए, तो हमको रन टाइम में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है? अब आ जाते हैं हम यहाँ नीचे, और अब हम क्या कर देते हैं, जो हमको बटन करंट है जिसपे क्लिक हुआ है, तो मैंने यू कैपिटल ले लिया, तो यहाँ बटन करंट डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे हम सेट कर देंगे एक्स, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट मूव है। तो जिस पे भी यूजर ने क्लिक किया होगा, 9 में से जैसे 9th बटन पे भी क्लिक किया, तो ये तो पहला ही मूव हुआ ना उस गेम के लिए, तो पहली बार ये ओपन होगा, फ्लैग की वैल्यू 0 होगी और उस पर एक्स सेट हो जाएगा। अब मेरे को गेम चलाना है कि अब जब नेक्स्ट टाइम क्लिक हो तो 0 प्रिंट हो, ठीक है? तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एक एल्स भी बनाना पड़ेगा। एल्स में हम क्या करेंगे, बटन करंट डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ कर देंगे ओ, ठीक है, या 0, जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हैं, ओ या 0, ठीक है? बट फ्लैग की वैल्यू तो 0 है और हमेशा 0 ही रहने वाली है, तो हमेशा ये तो जितनी बार भी आप क्लिक करोगे एक्स में चला जाएगा, तो हमेशा जब भी बटन पे क्लिक करेंगे तो हमेशा वो एक्स ही होगा। नहीं, हमको क्या करना है, फर्स्ट टाइम एक्स, सेकंड टाइम 0, थर्ड टाइम एक्स, फोर्थ टाइम 0। तो हम ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं ले रहे हैं, हम क्या करेंगे, जैसे ही वो एक्स प्रिंट करता है यहाँ पे पहली बार, तो फ्लैग की वैल्यू कर देंगे हम 1, और अब एल्स तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, इफ ही एग्जीक्यूट होगा, एक बार में या तो इफ होगा, अगर फॉल्स होता है तो एल्स होगा, ठीक है? तो अब फ्लैग की वैल्यू क्या हो गई, 1। अब पहली बार जिसने एंट्री करनी थी वो कर दी, उस पे एक्स आ गया। अब जब नेक्स्ट टाइम बटन पे क्लिक होगा, तब वापस से ये मेथड कॉल होगा, और इस मेथड के कॉल के ऊपर क्या होगा कि फ्लैग की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, प्रीवियसली हमने फ्लैग की वैल्यू क्या कर दिया, 1 कर दिया था। अब जब यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू चेक करी जाएगी, क्या फ्लैग इज इक्वल्स टू 0, तो अब क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि फ्लैग की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। तो हम सीधा किसमें चले जाएंगे, एल्स के अंदर चले जाएंगे, और जो बटन है उसके ऊपर ओ सेट हो जाएगा, ठीक है? अब
इसके बाद भी जब मैं टैप करता रहूँगा तो वही आता रहेगा क्योंकि अब फ्लैग की वैल्यू तो 1 ही रह रही बार-बार। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू को वापस कर देंगे 0। तो इससे क्या होगा ये टॉगलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। पहली बार x इसमें आएगा, देन O में, देन x में, देन O में ऐसा चलता रहेगा क्योंकि हम एक बार क्या कर रहे हैं पहली वाली कंडीशन को ट्रू करवा रहे हैं और दूसरी बार पहली वाली कंडीशन को फॉल्स करवा रहे हैं ताकि एल्स एग्जीक्यूट हो। तो पहली बार क्या हो रही है फ्लैग की वैल्यू 0 है तो ये ट्रू हो गया तो x सेट हो गया एंड जाते-जाते हमने फ्लैग की वैल्यू क्या कर दिया 1 कर दिया तो नेक्स्ट टाइम जब भी क्लिक होगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, एल्स में आ जाएंगे और O सेट हो जाएगा और जाते-जाते हम फ्लैग की वैल्यू को कर देते 0 ताकि थर्ड टाइम जब क्लिक हो तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए और यहाँ पे एक्स सेट हो जाए और जाते-जाते हम फ्लैग की वैल्यू को 1 कर देंगे और इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो जब भी फर्स्ट टाइम इस पे क्लिक करोगे कोई भी बटन के ऊपर तो एक्स प्रिंट होगा, देन सेकंड कोई भी रैंडम बटन पे आप क्लिक करोगे तो ओ प्रिंट होगा, देन ऐसे चलता रहेगा। ठीक है? तो हमारा जो फर्स्ट टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। यानी कि हमको बटन के क्लिक पे एक्स ओ प्रिंट करवाना था तो वो हमने करवा दिया। ठीक है? अब चलते हैं हम नेक्स्ट चीज़ के ऊपर जो कि है हमारा हमको कंडीशन भी तो चेक करवानी है कि कोई जीता तो नहीं, तो वो भी कहाँ होगी? क्लिक के ऊपर ही होगी कि जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तभी मैं चेक कर लूँगा कि भई इस क्लिक के बाद में कोई ऐसा पेयर तो नहीं बन गया, अगर पेयर बन गया तो उसी समय उसको जिता दो और गेम ओवर कर दो। तो ये चीज़ मेरे को करनी है। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब मैं पहली बार क्लिक कर रहा हूँ, तब मैं कंडीशन को क्यों चेक कर रहा हूँ? कंडीशन तो उस टाइम चेक होनी चाहिए जब एटलीस्ट एक पेयर बनने जितनी मूव्स हो चुकी हो। तो वो कितनी मूव्स होती है? तो आपके दिमाग में आएगा कि 3 मूव्स क्योंकि पेयर तो 3 का होता है, या तो 3 एक्स ऐसे-ऐसे या 3 एक्स वर्टिकल या 3 डायगोनल। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों प्लेयर मूव कर रहे हैं। यानी एक एक्स का प्रिंट होगा तो एक 0 होगा। ऐसा नहीं कि पहली 3 मूव में 3 एक्स हो जाएँगे। तो पहले 3 मूव में 2 एक्स होंगे और 1 0 होगा। तो यहाँ 2 एक्स से तो कोई पैटर्न बनेगा नहीं। तो 3 एक्स कब आएँगे? जब 5th मूव हो जाएगा। ठीक है? तो 5 मूव्स होने के बाद में हम ये चेक करवा सकते हैं कि यहाँ पे पेयर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब कि जो तीसरा एक्स उसने प्रिंट किया और वही तीसरा एक्स में ही वो जीत गया। तो अब चांसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएँगे। तो यूज़र का जो 5th मूव है मतलब कंबाइंडली जो 5th मूव है उसके बाद में हमको कंडीशंस को चेक करवाना चाहिए। ठीक है? तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे काउंटर भी ले लेते हैं। जो जो हमारे मूव्स को काउंट करेगा। तो काउंट बाय डिफ़ॉल्ट 0 और हम यहाँ क्या करने वाले हैं जब भी किसी पे क्लिक होता है तो काउंट की वैल्यू को हम कर देते हैं प्लस प्लस। इससे क्या होगा काउंट के अंदर ही काउंट की वैल्यू जो है उसमें एक प्लस होगा उसी में स्टोर हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो तो काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 तब भी ये काम करेगा आप काउंट प्लस प्लस भी कर सकते हो। ठीक है? ये शॉर्टर फॉर्म है उसका। अब काउंट की वैल्यू हो जाएगी प्लस प्लस तो जितनी बार भी क्लिक करेंगे हम अलग-अलग जगह पे क्लिक होगा तो काउंट की वैल्यू प्लस प्लस होती रहेगी और ऐसे हमको पता लगता रहेगा कि भाई 5th मूव जब होगा तब हमको वो चीज़ करवानी है। तो हम यहाँ पे एक सिंपल सी कंडीशन लगाएँगे इफ काउंट इज़ ग्रेटर देन 4 ठीक है? तो यहाँ पे आप इक्वल टू 5 भी लगा सकते हैं लेकिन इक्वल टू 5 में क्या होगा जब 5 काउंट होंगे तभी वो एग्ज़ीक्यूट होगा। मेरे को क्या करना है कि 5 मूव के बाद में जितने भी मूव्स हो आगे 6, 7, 8, 9 ये जो मूव्स हैं इन सब पे कंडीशन चेक होनी चाहिए। इसलिए मेरे को यहाँ पे ग्रेटर देन 4 करना है क्योंकि 4 इक्वल टू भी नहीं करना है। 4 से बड़ा कौन होगा 5 और 5 से जितनी भी ऊपर काउंट है उन सब पे मेरे को चेक करवाना है। ठीक है? तो अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं कंडीशन चेक करवाने वाले हैं और कंडीशन चेक करवाने से पहले मैं क्या करने वाला हूँ सारी बटन्स की जो वैल्यू है वो गेट करने वाला हूँ। जैसे हमने बटन्स लिए हैं वैसे ही मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेता हूँ स्ट्रिंग B1 B2 B3 अब ये चीज़ क्या है ये चीज़ ये है कि जिसमें इन बटन्स की वैल्यू स्टोर करवाऊँगा मैं। ठीक है? अब क्वेश्चन आता है कि हम इनकी वैल्यूज़ क्यों स्टोर करा रहे हैं? हमको तो सीधी वैल्यूज़ लेनी है और कंपैरिज़न में लगवा देनी है। बट मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कंपैरिज़न में ये हर एक जो बटन है, वो मल्टीपल कंडीशन में आ सकता है। तो एक बटन से वैल्यू गेट करने का जो कोड होगा, वो इतना होगा कि बटन डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये जो लाइन है, मेरे को अगर एक बटन 3 कंडीशन में आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये टिक टैक टो की बात करते हैं, ये अगर आपके सामने एक टिक टैक टो दिख रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो B1 है, वो यहाँ पे भी आ रहा है मतलब बटन 1 इस कंडीशन में भी आएगा, इस कंडीशन में भी आएगा और डायगोनल कंडीशन में भी आएगा। ठीक है? तो इसलिए जो बटन डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग है मेरे को 3 बार लिखना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो कोड है, ये भी रिडंडेंट ही है, तो इसको हटाने के लिए मैं इनको वेरिएबल्स में स्टोर कर रहा हूँ और वेरिएबल्स के नाम मैंने B1, B2, B3, B4 ऐसे रख दिए। तो बटन 1 की वैल्यू आएगी B1 में, बटन 2 की B2 में, ऐसे ऑन, बटन 9 की B9 के अंदर, ठीक है? तो अब यहाँ आ जाते हैं और इन सब की वैल्यूज़ गेट कर लेते हैं। तो B1 इज़ इक्वल्स टू BTN1 डॉट गेट टेक्स्ट से आपको टेक्स्ट मिल जाता है, लेकिन आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहिए तो टू स्ट्रिंग आगे लगाना पड़ेगा। तो ये तो हुआ बटन 1 के लिए, ऐसे ही आपको सारे के 9 बटन्स के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा।
तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने ये काम कर लिया है, जो भी 9 बटन्स थे उन सबसे वैल्यू लेके इन 9 वेरिएबल्स में प्लेस कर दिया। अब मेरे को कंडीशन वाला काम करना है, यहाँ पे मेरे को कंडीशंस लगानी है। अब कंडीशन में जाने से पहले हमको कंडीशन समझनी पड़ेगी, तो समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे कि हम यहाँ चलते हैं, ये बटन है, 3 बटन है, तो हमको क्या चेक करवाना है कि अगर इन तीनों बटन पे सेम वैल्यू है, ये तो चेक करवाना है कि अगर तीनों एक्स हो जाते हैं या तीनों 0 हो जाते हैं, तब वो प्लेयर जीत जाएगा। तो हमको ये चेक करवाना है कि इन तीनों बटन के ऊपर अगर सेम वैल्यू है तो वो विनर हो गया, या फिर इन 3 बटन पे अगर सेम वैल्यू है तो वो विनर हो गया, या फिर इन 3 बटन पे सेम वैल्यू है तो वो विनर हो गया, या ऐसे ही वर्टिकली मेरे को चेक करवाना है इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, या फिर डायगोनली ये 3 या फिर ये 3। तो हर बार आप देख रहे हैं 3 बटन के अंदर रोल आ रहा है, ठीक है? कि तीनों बटन से मेरे को चेक करवाना है कि 3 बटन का जो ये पेयर है, इनके तीनों वैल्यूज जो है वो आपस में इक्वल हो। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, ये ए, बी और सी, तो मैं चेक लगाऊंगा अगर ए बटन जो है वो बी के इक्वल है और बी बटन जो है वो सी के इक्वल है। सी को ए करवाने की जरूरत ही नहीं है, वो सेल्फ डिफाइन है कि अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो सी इज ऑटोमेटिकली इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, बटन पहला जो बटन है उसको हम कंडीशन चेक करवाएंगे बटन 2 से, एंड देन बटन 2 को चेक करवाएंगे बटन 3 से, हर जो भी पेयर्स है उसमें। तो इस केस में क्या हो जाएगा, बटन 1 इक्वल्स टू बटन 2, ठीक है, एंड देन बटन 2 इक्वल्स टू बटन 3। तो ये कंडीशन मेरी चेक होगी, और इस कंडीशन में हमको एंड लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब पहली कंडीशन भी ट्रू हो और दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो, ऐसा नहीं कि इन दोनों में से एक हो। हमको ये चेक कराना है कि तीनों में सेम वैल्यू है, तो हमको ये भी ट्रू चाहिए और ये भी ट्रू चाहिए, तो इनके अंदर क्या लगेगा, एंड लगेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है, प्रॉब्लम वहां क्रिएट होती है कि चेक में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पहली कंडीशन में आपको लगा देता हूँ, फिर मैं प्रॉब्लम समझाता हूँ। तो यहाँ हम सिंपल सा एक इफ कंडीशन लगाते हैं। अब बटन 1 की वैल्यू किस में आ गई, B1 में, तो B1 डॉट, जब भी हम स्ट्रिंग को कंपेयर करवाते हैं तो हम डॉट इक्वल्स यूज करते हैं, तो यहाँ मैं इक्वल्स लेता हूँ B2, ठीक है। मैं पहली लाइन की बात कर रहा हूँ, कौन से वाले रो की, इस वाले की। ऐसी 8 बनानी है आपको, हम पहली कंडीशन की बात करें, ये पहली कंडीशन, दूसरी ये वाली, तीसरी ये वाली, चौथी ये वाली वर्टिकल, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये, एंड सेवेंथ डायगोनल, एंड जो एट्थ होगी वो आपकी ये वाली डायगोनल, ठीक है। तो ये 8 कंडीशन हमको लगानी पड़ेगी। तो इफ B1 डॉट इक्वल्स B2 एंड दैट मीन्स ये कंडीशन ट्रू हो, साथ साथ ये वाली जो मैं दूसरी कंडीशन दे रहा हूँ B2 डॉट इक्वल्स, ये भी ट्रू होनी चाहिए, तभी तो B3 विल इक्वल्स टू B1। तो अगर B1 B2 के इक्वल है और B2 B3 के इक्वल है तो B3 और B1 आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ये तो हमारी कंडीशन हो गई। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, अब प्रॉब्लम ये आएगी कि जब कोई खाली बटन है, जैसे कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे अगर वैल्यू है तो आपको क्या मिलेगा, X मिलेगा या O मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ देखो दो ही तो वैल्यू सेट करवाई है, या तो बटन के ऊपर X सेट होगा या O सेट होगा, और किसी बटन में अगर वैल्यू सेट नहीं है तो वहां पे जब आप गेट करने की कोशिश करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ब्लैंक मिलेगा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब सोचना, ब्लैंक इज इक्वल्स टू ब्लैंक तो ट्रू आ जाएगा, देन फिर ब्लैंक इज इक्वल्स टू ब्लैंक तो फिर ट्रू आ गया, मतलब एक ऐसी कंडीशन चेक हो गई जिसमें तीनों पे कुछ भी नहीं था, ठीक है। उनकी कंडीशन में जब चेक करवाई तो क्या आएगा, ब्लैंक डॉट इक्वल्स ब्लैंक ट्रू हो गया, देन ब्लैंक डॉट इक्वल्स ब्लैंक वो भी ट्रू हो गया। तो जो तीनों का पेयर है वो क्या हो जाएगा, इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है, फिर भी ये क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। तो हमको क्या चेक करवाना है कि ये जो ब्लैंक है ये चेक में नहीं आना चाहिए। जब हम कंडीशन को इक्वल करवाए तो ब्लैंक वाला जो बटन है वो कंडीशन में नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में एक और एंड लगाएंगे, एंड B1 should not be equals to B1 not equals blank और आगे लगा देंगे नॉट। इसमें जब आप इंटीजर में लगाते हो तो नॉट और इक्वल्स टू लगाते हो, लेकिन जब स्ट्रिंग की बात करेंगे तो हम जावा के अंदर डॉट इक्वल्स यूज करते हैं, और उसका अगर नॉट लगाना है मतलब उसका उल्टा करना है कि आपको चेक करना है कि ये इक्वल नहीं होना चाहिए, तो आप उसका आगे क्या लगाना है, नॉट लगाना है, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या होगा कि जब ये ब्लैंक के इक्वल नहीं होगा बटन 1 B1, तभी ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये ब्लैंक हो जाता है B1 तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और ये पूरी की पूरी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। तो ये सही भी तो है ना, कि अगर आपका ये जो फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक कंडीशन ली है 1 2 3, अब यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, बट यहाँ पे ब्लैंक है, तो कंडीशन जीतनी चाहिए क्या, नहीं जीतनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। अगर यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो वो जो आपकी पहली कंडीशन है वो ये वाली क्या होगी, ट्रू ही होगी, क्योंकि वहां पे x है और वो ब्लैंक के इक्वल नहीं है। समझ में आई चीज। अब क्वेश्चन आता है कि आपने B1 ही क्यों लिया, B2 B3 भी ले सकते थे। देखो तीनों में से आप कोई भी ले सकते हो, B1 भी ले सकते हो, B2 भी ले सकते हो, B3 भी ले सकते हो, क्योंकि इन तीनों में से अगर एक भी ब्लैंक हुआ, तीनों ब्लैंक हुए तब भी प्रॉब्लम है, दोनों दो ब्लैंक हुए तब भी प्रॉब्लम है, और एक भी ब्लैंक है तब भी प्रॉब्लम है, दैट मीन्स वो विनिंग कंडीशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे B1 लिया, आप कोई भी B1 B2 B3 इन तीनों में से कोई भी लेना है आपको, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। ऐसे ही हमको कितनी कंडीशन लगानी है,
एल्स इफ देखो जब मल्टीपल कंडीशन हो तो हम एल्स इफ को यूज करते हैं, ठीक है, एंड देन फाइनल लास्ट में हम एल्स देंगे। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो तो ये होना चाहिए, लेकिन इस केस में हमको कोई भी ऐसा काम नहीं करवाना है कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो तो ये तो करवा दो, क्योंकि यहाँ पे तो हम सिर्फ विनिंग कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे एल्स नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ इफ एल्स इफ ही लगाएंगे हम। अब हम क्या करने वाले हैं, बी वन वाला हो गया। अब जो आपका सेकंड रो है हॉरिजॉन्टल वाला, तो वो होता है 4 5 6, तो हम क्या करेंगे, b4 डॉट इक्वल्स b5 एंड देन b5 डॉट इक्वल्स b6 एंड देन b4 डॉट इक्वल्स, कोई भी ले लो आप, 4 5 6 में से ही होना चाहिए, 4 5 6 में से कोई भी यहाँ पे आ सकता है, और नॉट इक्वल होना चाहिए किसके, ब्लैंक के। तब भी एक विनिंग कंडीशन है, यानी कि अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो सेकंड चेक की जाएगी, अगर वो सेकंड ट्रू हो जाती है तो यहीं पे गेम जो है वो ओवर हो जाएगा और विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। एल्स इफ, फिर आपकी जो तीसरी लाइन है वो कौन सी होगी, 7 8 9, तो b7 डॉट इक्वल्स b8 एंड देन b8 डॉट इक्वल्स b9 एंड देन b9 डॉट इक्वल्स ब्लैंक, और आगे लगा देंगे नॉट, ठीक है। आप 9 ले सकते हो, मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला लेता हूँ, ठीक है। तो ये होगी थर्ड कंडीशन। जैसे कि हम फोर्थ में चलते हैं, फोर्थ में कौन सी आएगी आपकी, वर्टिकल वाली, वर्टिकल दैट मीन्स ये भी तो आपकी कंडीशन है 1 4 7 2 5 8 एंड 3 6 9, ठीक है। तो अब चलेंगे हम वर्टिकल वाली रोज के अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा b1 डॉट इक्वल्स b4 एंड देन b4 डॉट इक्वल्स b7 एंड देन b1 डॉट इक्वल्स, इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, ब्लैंक के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये हो गई आपकी फोर्थ कंडीशन। देन एल्स इफ हम बता दें सेकेंड वाली वर्टिकल लाइन पे 2 5 8, तो b2 डॉट इक्वल्स b5 एंड देन b5 डॉट इक्वल्स b8 एंड देन b2 डॉट इक्वल्स ब्लैंक, और आगे लगा देंगे नॉट। वे किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, ब्लैंक के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगी आपकी फिफ्थ कंडीशन। एल्स इफ सिक्स्थ कंडीशन लिखनी है हमको, तो 3 6 9, तो b3 डॉट इक्वल्स b6 एंड देन b6 डॉट इक्वल्स b9 एंड देन b3 डॉट इक्वल्स ब्लैंक should not be equals to blank, तो नॉट लगा दिया गया। तो ये हो गई आपकी 6 कंडीशन। अब बचती है हमारी 2 डायगोनल कंडीशन, तो वो कैसे लगेगी, तो वो हम देखते हैं यहाँ पे एक्सएमएल में जाके। तो अब कौन सी लगानी है आपको, डायगोनल 1 5 और 9। ये कौन सा है, 3 5 और 7। ये आपके डिपेंड करेगा कि जो नंबर मैं बोल रहा हूँ ना, वो नंबर कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसकी नंबरिंग ऐसे कर रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जिस भी पैटर्न में आपने नंबरिंग कर रखी है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में दे रखा है, तो वो उस टाइप से आप कंडीशन लगा पाएंगे, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर। आपको किसमें लगानी है, 1 5 एंड 9। तो b1 डॉट इक्वल्स b5 एंड देन b5 डॉट इक्वल्स b9 एंड देन b9 डॉट इक्वल्स ब्लैंक, और आगे लगा दो नॉट, ठीक है। क्योंकि मैं फर्स्ट लेटर ले रहा हूँ तो आप b1 रख दो, ठीक है। इससे क्या पैटर्न मैच रहता है, तो आपको आइडिया रहता है कि भाई यहाँ पे आपने कौन सा लिया। इसमें से आप कोई भी ले सकते हो, 1 5 9 में से आप कोई भी यहाँ प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू 5 एंड देन 5 इक्वल्स टू 9 एंड देन 1 शुड नॉट बी इक्वल्स टू ब्लैंक, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी सेवंथ कंडीशन। एल्स इफ b3, अब दूसरा डायगोनल लेना है, b3 डॉट इक्वल्स b5, दोनों ही डायगोनल्स के अंदर 5 आएगा आपका, एंड देन b5 डॉट इक्वल्स b9, सॉरी b5 डॉट इक्वल्स b7 आएगा। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 7 है, 9 तो ये वाला है। अभी हम बात करें इस डायगोनल की, तो ये 3 5 और 7, तो 3 का चेक कराया 5 से, 5 और 7 का, एंड हम लास्ट में चेक करवाएंगे, एंड देन b3 डॉट इक्वल्स ब्लैंक, और आगे लगा देंगे 9।
तो हमारी जितनी 8 कंडीशन थी वो हमने यहाँ मेंशन कर दी है। ये हो गई हमारी 8 कंडीशन। ठीक है, अब इन कंडीशन के ट्रू होने पे हमको क्या डिक्लेयर करना है, विनर डिक्लेयर करना है। तो विनर डिक्लेयर करने के लिए मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, एक टोस्ट बना देता हूँ, टोस्ट। अब क्वेश्चन आता है विनर कौन? विनर तो हो गया, ये तो हमको पता है कि भाई ये चीज अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तब भी विनर है, सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तब भी विनर है, अगर सेकंड नहीं होती तो थर्ड हो जाती है तब भी विनर है, एंड ऑन ऐसा चलता रहेगा। और आठों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो गेम चलता रहेगा आगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे विनर कैसे पता है कि भाई तीनों एक्स है या तीनों जीरो है? हम ये चेक नहीं कर रहे हैं कि उसमें एक्स है या जीरो है, हम ये चेक कर रहे हैं तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए। वो एक्स के केस में भी हो सकते हैं और ओ के केस में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, विनर इज कॉन्केटिनेट। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो मैंने क्या किया यहाँ पे, प्लस कर दिया। प्लस यानी इसको कहते हैं कॉन्केटिनेट करना, दो स्ट्रिंग को। और b1 की जो वैल्यू है, अब b1 की वैल्यू कौन कौन सी होगी, जो वहां पे उस पर्टिकुलर कंडीशन में है, मतलब उस रो के अंदर है। तो अगर वो x है तो विनर क्या आ जाएगा, विनर इज x। और अगर वो o है तो विनर इज आएगा o। तो ये चीज आपको समझ में आई कि यहाँ पे मैंने b1 b2 और b3 ले रखा है, तो इन तीनों में से तो एक होना चाहिए। और अगर एक x है तो बाकी रिमेनिंग भी तो x होंगे, अगर कंडीशन ट्रू हुई है तो बाकी रिमेनिंग भी क्या होंगे, आपके o ही होंगे। तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक यहाँ प्लेस कर सकते हैं, वही आपका क्या हो जाएगा, विनर भी हो जाएगा। तो यही टोस्ट मैं सब में लगा देता हूँ। बस ध्यान ये रखना है कि आप जो कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, जैसे मैंने उस वाले में b1 लिया, इसमें b1 नहीं होगा, इसमें क्या होगा, 4 5 6 में से कोई एक होगा, क्योंकि यहाँ पे पेयर किसका है, 4 5 6 का है। यहाँ मैं 4 कर देता हूँ। देन 7 8 9 में से किसका पेयर होगा, 7 8 9 में से कोई भी एक ले सकते हो, तो 7 ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, देन 1 4 7 में से 1 ही हो जाएगा, 1 है बाय डिफॉल्ट, अपने पहले से 1 ही ले रखा है। देखो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप कॉपी पेस्ट ना करें, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बिल्डअप होगी इससे टोस्ट क्रिएट करने की। इनिशियल फेज में आप इसको यूज ना करें, अवॉइड करें, और जब आप फाइनल स्टेजेस में हो एंड्रॉइड के अंदर, तब आप अपने कोड को कम करने के लिए, अपने टाइम को बचाने के लिए आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, कॉपी पेस्ट में प्रॉब्लम्स ज्यादा क्रिएट हो सकती है। अब 258 के अंदर यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2, देन यहाँ है 369, 369 में से कर लेता हूँ मैं 3, इसमें है 159, 159 के लिए 1 कम कट जाएगा, और 357 के लिए 3 कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरी जो भी कंडीशंस है वो यहाँ पे लगा दिए मैंने। तो उसको चला के देखते हैं हम। तो जो भी हमारा एक बेसिक काम था टिक टैक टो का, वो हो चुका है। अब इसको प्ले करके देखते हैं कि यार जो टिक टैक टो वाला जो गेम होता है वो एक्चुअल में एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ मैं इसको एमुलेटर पे आपको रन करके दिखाता हूँ। तो हमारा ऐप जो है वो रन हो चुका है यहाँ पे। आप यहाँ देख सकते हो जो हमने डिजाइन बनाई थी वो डिजाइन आ गई सिंपल सी, और ये एक टिक टैक टो जैसी ही डिजाइन है, क्योंकि यहाँ मैंने 9 बटन्स बना रखे हैं। अब मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया आप देख सकते हैं कि एक्स प्रिंट हो गया। ठीक है, देन मैं कहीं और प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं ओ प्रिंट हो गया। देन मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ तो एक्स हो रहा है। देन कहीं पे भी प्रिंट कर रहा हूँ तो जीरो हो रहा है। तो जो हमारा फर्स्ट काम था वो तो सही से फंक्शन कर रहा है कि पहले वाले पे एक्स होना चाहिए, सेकंड वाले पे ओ होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे गेम जीत के देखते हैं कि वो सच में विनर बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो यहाँ देखो टोस्ट आ गया, विनर इज एक्स, तो यहाँ आप देख सकते हो कि विनर बन चुका है। समझ में आई चीज? तो ये सेकंड काम भी हो रहा है। अब जैसे ही विनर सारी चीजें फंक्शन सही कर रही है, अब यहाँ पे मैं आपको प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ, देन उस प्रॉब्लम को हम रेक्टिफाई करेंगे, तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी इस पर्टिकुलर चीज की। तो यहाँ पे जिस बटन पे वैल्यू मिल रखी है उसी पे अगर मैं वापस क्लिक करता हूँ, तो ऐसे ही मैंने कोई कोड कर नहीं रखा है कि एक बटन पे आप सिर्फ एक बार ही क्लिक कर सकते हैं। तो आप देखें कि जब मैं इस पे वापस क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वापस ये क्या हो रहा है, उसी पे वैल्यू रीअसाइन हो रही है। यानी कि पहले पे एक्स पे क्लिक अगर मैं कर देता हूँ उसमें 0 सेट हो जाता है, वापस इस पे क्लिक करता हूँ तो एक्स ओ सेट हो जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इसको मैंने कहीं ब्लॉक नहीं किया, तो इसको ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप टिक टैक टो जब भी खेलते हैं तो आप कभी भी अपनी जो वैल्यू है उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने एक ब्लॉक में वो वैल्यू इंसर्ट कर दी तो अब वो रह गई। अब ऐसा नहीं कि आप उस वैल्यू को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी आपको मैनेज करनी है। तो पहला डाउट तो हमको यहाँ पे आया, तो अब इस डाउट को क्लियर करते हैं, और यहाँ पे एक सिंपल सा मैं कोड लिखूंगा इसके ऊपर, जहाँ पे भी हमने पूरा कोड लिखा उसके ऊपर सबसे पहले इफ btn current dot get text dot toString dot equals blank। दैट मीन्स क्या हुआ कि जिस पे भी बटन पे क्लिक किया गया है, अगर वहां पे ब्लैंक मिलता है तब तो हम काम करवाएं, अगर ब्लैंक नहीं मिलता है तब हम क्या करेंगे, वहां पे कुछ भी काम नहीं करवाएंगे। अगर ब्लैंक नहीं मिला यानी कि उसको पहले से कोई वैल्यू असाइन है, तो मैं कोई भी काम नहीं करूंगा। तो जितना भी मैंने यहाँ पे कंडीशन वाला जो भी काम किया है
वो सब का सब मैं इसके अंडर आ जाएगा। तभी तो हमको कंडीशन से मतलब है, तभी तो वैल्यू इंसर्ट हुई, तभी तो हम आगे देखेंगे कि वो कंडीशन बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर वैल्यू इंसर्ट नहीं करवाई हमने तो कंडीशन का कोई सेंस ही नहीं है, और वैल्यू तभी इंसर्ट होगी जब ब्लैंक होगा। ठीक है, अब मैं इसको वापस चला के देखता हूँ और हम देखते हैं कि चेंजेस अप्लाई हुए कि नहीं हुए। अब मैं यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू लेता हूँ, जैसे कि अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो आप, तो कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। मतलब कि अब वो, क्योंकि जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो सबसे पहले हम क्या गेट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू गेट कर रहे हैं जिस भी बटन पे क्लिक हुआ है। अगर वो ब्लैंक है तभी आगे वाला काम होगा, नहीं तो कुछ भी काम नहीं होगा, क्योंकि इफ भी बनाया एल्स बनाया ही नहीं है, और एल्स बनाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब जो ब्लैंक है उस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो जीरो आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो विनर इज ओ बन गया। तो जब भी रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट बन जाए, उसके बाद क्या होना चाहिए, गेम ओवर हो जाना चाहिए और सारे जो प्लेसेस है वो ब्लैंक हो जाना चाहिए वापस से, और नहीं स्टार्ट की जा सके वो गेम वापस से। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही है। मतलब यहाँ पे भी अभी मैं गेम खत्म हो चुका है, कोई जीत गया है तो गेम खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं गेम खेल सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है, टोस्ट के साथ साथ जितने भी बटन्स हैं उन सबको मेरे को क्या करना पड़ेगा, ब्लैंक करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, btn1 डॉट सेट टेक्स्ट ब्लैंक। इससे क्या होगा, बटन पे जो भी वैल्यू है वो सब हट जाएगी, ब्लैंक हो जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा बटन। अगर नया गेम स्टार्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। नया गेम का मतलब क्या हो गया, जब आपकी ऐप ओपन होती है तो जो सारी चीजें होती है वही सारी चीजें आपको वापस देनी है, तभी तो वो क्या होगा, एक नया गेम स्टार्ट हो गया। तो वही मैंने यहाँ करने की कोशिश करी है, मैंने बटन 1 को सेट कर दिया ब्लैंक। तो जो भी अगर उसके ऊपर वैल्यू है चाहे नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी और बटन ब्लैंक हो जाएगा। तो ऐसा मेरे को एक बटन के लिए नहीं करना, सारे बटन के लिए करना है, तो मैं सारे बटन के लिए कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ 9 के 9 जो बटन है उनको खाली कर दिया। और क्या स्टार्टिंग में हमको मिलता है, स्टार्टिंग में देखो काउंट की वैल्यू जो है वो 0 रहनी चाहिए होती है, और फ्लैग की वैल्यू हमने क्या रखी है, 0 रखी है। तो हम ये दोनों की वैल्यू क्या करेंगे, 0 कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नया गेम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा स्टार्टिंग में था वैसे ही वापस ला रहे हैं। तो हम एक्टिविटी को रीओपन नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग के वक्त जो वैल्यूज थी वही सारी वैल्यूज वापस दे देते हैं। तो एक नया गेम जैसा ये इंटरफेस आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, काउंट की वैल्यू को वापस 0 कर देते हैं और फ्लैग की वैल्यू को भी 0 कर देते हैं। हाँ, फ्लैग की वैल्यू आप ऐसे ही रख सकते हो। उसके केस में आप फ्लैग की वैल्यू को ये भी मैनेज करके रख सकते हो कि भाई लास्ट मूव किसका था, और जो जीता है वो नेक्स्ट जो मूव होगा वो फर्स्ट चलाएगा। तो आप ये भी चीज़ चेक कर सकते हो कि जब गेम ओवर हो गया, दैट मीन्स गेम कब ओवर हुआ होगा, जो लास्ट वैल्यू जिसने भी इंसर्ट करी उसके बेसिस पे। तो अगर एक्स ने इंसर्ट करी है तो एक्स विनर है, और अगर ओ ने इंसर्ट करी तो ओ विनर है। तो आप उसके बेसिस पे फ्लैग की वैल्यू अगर 0 है, दैट मीन्स क्या हो रखा है, फ्लैग की वैल्यू 0 कब होगी, जब ओ सेट हुआ है। ठीक है, तो अगर फ्लैग की वैल्यू ओ मिलती है, मतलब 0 मिलती है, दैट मीन्स कि जो लास्ट मूव था वो ओ का था। अब लास्ट मूव अगर ओ का है तो जीता भी वही है, अगर वो जीता है तो नेक्स्ट मूव भी किसकी होनी चाहिए, ओ की होनी चाहिए। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं कि जब अगली बार जब गेम चले तो आप फ्लैग की वैल्यू को 1 कर दें। तो 1 करने पे क्या होगा, फर्स्ट मूव जो होगी वो ओ की होगी, बाकी गेम जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो स्टार्टिंग में जो चीज़ें मैंने रखी थी वही मैं रखने वाला हूँ। मैंने फ्लैग की वैल्यू को 0 कर दिया, काउंट की वैल्यू को 0 कर दिया और सारे बटन्स की वैल्यू जो है वो ब्लैंक सेट कर दी। अब ये जो मैंने यहाँ पे 11 लाइन का कोड लिखा है वो सबके लिए करना है मेरे को। सबके लिए इन द सेंस जितनी भी यहाँ कंडीशंस लिखी है उन सब में होगा ना ये? ऐसा तो नहीं पहली कंडीशन में ही हो। कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो उन सारे केस में मेरे को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये मैं एक मेथड में लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक void रीस्टार्ट। रीस्टार्ट नाम से एक मेथड बनाया, या न्यू गेम नाम से भी बना सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे न्यू गेम भी कर सकते हो। तो न्यू गेम नाम से मैंने एक मेथड बनाया और सबसे मैं इसको कॉल कर दूंगा न्यू गेम। ठीक है, तो मैंने 9 के 9 बटन से क्या कर दिया है, न्यू गेम को कॉल कर दिया है। अब इसको चला के देखते हैं क्या ये चीज होती है। तो इसको वापस से रन करके देखते हैं हम। तो इसको वापस रन करके देखा है मैंने यहाँ पे, और ये जो चीज़ें हमने करी है, चेंजेस अप्लाई हुए कि नहीं हुए। जब भी कोई विनर बनता है तो गेम जो है वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाना चाहिए। मैं और भी जो स्पेसेस खाली है वहाँ पे कोई भी यूज़र उन पे क्लिक ना कर पाए, गेम एकदम नया स्टार्ट हो जाए, कोई भी जीत जाए तो। हम यहाँ पे एक नया गेम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं सिंपल सा यहाँ पे एक विनर बना दिया, और जैसे ही विनर हुआ आप देख सकते हैं सब के सब ब्लैंक हो गया। वापस से आप नया गेम स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक नया गेम ओपन हो गया ना आपके सामने।
फिर से ये विनर हुआ और स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, वो छोटी-सी प्रॉब्लम ये है, इसमें बहुत कम टाइम के अंदर वो चीज़ें जो है वो रिफ्रेश हो जा रही है। तो आगे आने सेक्शन के अंदर मैं आपको एनिमेशन बताऊँगा, साथ ही साथ मैं आपको ये चीज़ भी बताऊँगा कि कोई काम में अगर आपको डिले करना है, तो वो कैसे करते हैं। तो वो जब सारी चीज़ें आपको आ जाए, डिले करना, एनिमेशन लगाना, वो जो सारी चीज़ें हैं, वो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप डाल सकते हैं। तो डिले वाला काम कब होगा कि जब भी आप रिस्टार्ट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ को आप 5 सेकंड के बाद में ही काम करें। जैसे कि ये वाला जो कोड है, ये कॉल तो होना चाहिए, जब भी नया गेम स्टार्ट मतलब जब भी कोई जीते। बट ये जो चीज़ है वो सारी चीज़ें कब एप्लाई हो 5 सेकंड के बाद में, ताकि यूज़र को इतना टाइम मिलना चाहिए, वो देख सके कौन जीता है, कौन-सी रो में जीता है। नहीं तो अभी क्या हो रहा है, जैसे कोई जीता है एकदम से सब खाली हो जाता है। ठीक है? प्लस आप उसमें एनिमेशन भी लगा सकते हो कि कोई जीता है तो वहाँ पे एक लाइन आ जाए उससे ऊपर से। तो एक ट्रांसलेट एनिमेशन होता है जो आपको एनिमेशन वाले मॉड्यूल में समझ में आएगा। तो वो जब आपको समझ में आए तो आप इसके ऊपर ट्रांसलेट एनिमेशन लगा सकते हैं कि भाई ये रो अगर जीत रही है तो यहाँ पे एक लाइन आ जाए इस रो के ऊपर। जैसे कि आप नॉर्मल गेम्स के अंदर देखते हैं। ठीक है? तो उसको यूआई वाइज़ आप और इम्प्रूव कर सकते हैं डे बाय डे, जब जैसे-जैसे आप नई चीज़ें डिस्कवर करते रहेंगे इस कोर्स के अंदर एंड्रॉइड के बारे में, वैसे-वैसे आप इसको और यूआई वाइज़ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन लॉजिक वाइज़ जो है वो ऐसा ही रहने वाला है। लॉजिक इसका यही रहने वाला है। ठीक है? अब एक और चीज़ जो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे अगर मैं एक ड्रॉ गेम खेलता हूँ, अब यहाँ पे देखना एक नई चीज़ मैं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे एक गेम खेल रहा हूँ और ये आप गेम देख सकते हैं कि मैंने एक सिंपल सा गेम खेला। अब इस गेम में क्या दिख रहा है, इस गेम में मैंने 9 की 9 मूव्स भी चला ली, बट कोई जीता भी नहीं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ड्रॉ कंडीशन। तो हमने यहाँ पे सब कुछ कर लिया इस पर्टिकुलर गेम के अंदर कि गेम कैसे चलेगा, कैसे प्ले होगा, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन एक चीज़ जो हमने आइडेंटिफाई नहीं करी वो ये कि अगर कोई गेम टाई पे चला जाता है, यानी कि ड्रॉ कंडीशन में चला जाता है, तो उस केस में भी तो हमको नया गेम स्टार्ट करना है। तो वो कंडीशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, ये ड्रॉ हो गया है। विन तो हमने चेक कर लिया कि विन विन के लिए जो 8 कंडीशन थी वो हमने चेक कर ली। लेकिन ड्रॉ के लिए क्या कंडीशन करेंगे? तो अब यहाँ पे आपको एक ड्रॉ की कंडीशन लगानी पड़ेगी और उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं। एक तरीका होता है सिंपल सा, सबसे लास्ट में आपको लगाना है हमेशा, क्योंकि देखो सारी कंडीशन चेक होने के बाद ही तो हमको पता चलेगा कि अब कोई मूव रहा ही नहीं है। अब कोई भी मूव बचा ही नहीं है उस पर्टिकुलर 9 जो मूव्स हैं, वो उसके अलावा और कोई मूव्स बचा ही नहीं है और कोई भी कंडीशन ट्रू भी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि लास्ट मूव के ऊपर आप जीत जाओ या यूज़र या फिर कोई एक्स विन कर जाए या ओ विन कर जाए लास्ट मूव के ऊपर भी। तो हमको पहले तो कंडीशन चेक करवानी है। अगर कंडीशन चेक हो जाए दैट मीन्स कि 9 की 9 कंडीशन अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो वो किस पे आएगा, इस लास्ट एल्स इफ पे आएगा और यहाँ पे हम एक चीज़ चेक करवाएँगे, वो ये करवाएँगे काउंट काउंट इक्वल्स टू 9। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, काउंट की वैल्यू 9 कब हुई? जब 9 बार आपने टैप किया, 9 बार अलग ही जगह टैप किया है, क्योंकि अब हमने वो चीज़ तो हटा ही दी, कि अब सेम पे आप क्लिक नहीं कर सकते, तो 9 अलग-अलग जगह आपने टैप किया है और 9 ही मैंने जगह दी थी टैप करने की। मतलब अगर आप यूआई में देखोगे तो 9 जगह ही आप 9 बटन ही है, तो 9 जगह ही आप टैप कर सकते हो। तो अगर 9 जगह पे ही टैप हो गया है, तो अब कोई जगह बची भी नहीं है, तो मेरी कंडीशन लास्ट में ये वाली अगर ट्रू हो जाती है एल्स इफ वाली, दैट मीन्स वो कौन-सी कंडीशन है? वो ड्रॉ कंडीशन है। मतलब अब कोई ऊपर वाली कंडीशन ट्रू भी नहीं हो रही, मतलब विनिंग कंडीशन भी नहीं है और 9 के 9 जगह भी फिल हो चुकी है। अब कोई नेक्स्ट मूव भी नहीं बचा जहाँ पे यूज़र चला सके। तो ये आपकी क्या कहलाती है? ड्रॉ कंडीशन कहलाती है। या फिर इसकी जगह आप ये भी चेक करवा सकते हैं, b1 डॉट इक्वल्स ब्लैंक और आगे लगा दें नॉट। दैट मीन्स कि b1 की वैल्यू ब्लैंक नहीं होनी चाहिए एंड b2 की वैल्यू ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है? या तो आप काउंट से कर सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं कि जो भी 9 बटन्स हैं, उनको हम चेक कर रहे हैं कि उनमें कोई ऐसा बटन तो नहीं रहेगा जो खाली हो। अगर खाली है तो नेक्स्ट मूव किया जा सकता है और अगर खाली नहीं है, मतलब ये ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जहाँ पे कंडीशन भी ट्रू नहीं है और कोई बटन भी खाली नहीं बचा है, तो ये ड्रॉ कंडीशन है। तो मैं यहाँ पे वही चीज़ें कर रहा हूँ कि भई मैं 9 के 9 बटन की जो वैल्यूज़ है उनको चेक करवा रहा हूँ कि इनमें से कोई खाली तो नहीं बचा है। अगर खाली बचा है तो ये ड्रॉ कंडीशन नहीं है और अगर खाली नहीं बचा है, तो ये एक ड्रॉ कंडीशन है। ठीक है? और एंड लगाना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 9 के 9 बटन खाली नहीं होने चाहिए, तभी वो ड्रॉ कंडीशन है। उनमें से एक भी खाली होता है, तो वो ड्रॉ कंडीशन नहीं है। ठीक है? तो यहाँ मैंने जो 9 बटन्स होते हैं, वो सारे के सारे 9 बटन्स मैंने यहाँ लगा दिए, आप कंडीशन में देख सकते हैं। या फिर आप वो सिंपल वाला भी कंडीशन कर सकते हैं, काउंट वाला भी। ठीक है? काउंट लेके भी आप चेक कर सकते हैं, अगर काउंट की वैल्यू 9 हो जाती है, दैट मीन्स कि वो 9th मूव है और उसमें भी कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुई है। तभी तो हमने लास्ट में लगाया। ऊपर वाली कंडीशन कोई भी ट्रू नहीं है, तभी तो इस कंडीशन में आया। अगर कोई कंडीशन ट्रू हो जाती, तो इस एल्स इफ में नहीं आता। अगर इस एल्स इफ में आया है, यानी कि ऊपर की 8 कंडीशन कोई भी ट्रू नहीं हुई है। ठीक है? तो हम यहाँ क्या करेंगे,
टोस्ट कर देंगे, मैच इज ड्रॉन, या मैच की जगह गेम इज ड्रॉन। ठीक है, और क्या करना है, इसके ऊपर भी तो नया गेम स्टार्ट करना है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, न्यू गेम मेथड को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक रीस्टार्ट बटन भी बना सकते हैं, एक बटन बनाया उसमें लिख दिया रीस्टार्ट, और रीस्टार्ट के क्लिक पे भी आप क्या कर सकते हैं, न्यू गेम मेथड को कॉल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप गेम खेलो तो आपको पता लग जाता है कि यार ये गेम तो ड्रॉ में ही जाने वाला है, तो उसके लिए एक ऑप्शन होना चाहिए रीस्टार्ट का। सिंपल सा आपको एक बटन बनाना है, बटन के क्लिक पे बस ऑन क्लिक लिसनर के अंदर आपको इस न्यू गेम को कॉल कर देना है, तो उस समय भी एक नया गेम स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टिक टैक टो का जो लॉजिक है वो बिल्ड कर सकते हैं एंड्रॉयड ऐप के अंदर। तो इस क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।